अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज प्रोग्राम में थोड़ी सी हमने तब्दीली की है। आपको अहम खबर देंगे, अभी देंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं। और अहम खबर हमारी आज ये होगी कि आवाम की जेबों से डीजल के नाम पे 30 अरब रुपया कैसे निकाला गया। एक्सक्लूसिव खबर ये आपको देंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। डीजल, चीनी, नए सूबे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, साबिक वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी आवाम पाकिस्तान पार्टी के। उनसे पूछेंगे कि ये जो डीज़ल के मामले पे और पेट्रोल के मामले पे हुकूमत आवाम के साथ क्या कर रही है, और चीनी की कभी इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट, उस पर मफादात का टकराव कहाँ पे है, और नए सूबों पे आवाम पाकिस्तान पार्टी का क्या पॉलिसी है। इसका आज का हॉट इशू होगा। क्या तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। हमारे मेहमान होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है JUI फजल रहमान ग्रुप के। उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान किया मौलाना ने, और उसके बाद एक ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, उसी तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ जिस तरह इमरान खान के खिलाफ 2022 पे आई थी। इस पे पूछेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से कि उनका क्या प्लान है। और हमारा आज का टेल एंडर होगा ताहिरा हबीब जालिब, जो मरहूम हबीब जालिब शायर की बेटी हैं। उन्होंने एक अपील की है, वो अपील किया है इसके बारे में टेल एंडर में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची पब्लिक पार्क्स पर कमर्शियल कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है और आवाम को महरूम क्यों किया जा रहा है। इस पर हम चलते हैं आज की अहम खबर जो एक्सक्लूसिव है। और डीजल आवाम को 30 अरब रुपए का झटका दिया गया है। एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने जो लिखा है ओगरा को रिवाइज प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर हाई स्पीड डीजल ड्यूरिंग ईरान US वॉर टाइम्स। और उसके मुताबिक उन्होंने एक फार्मूला चेंज किया है। आपने देखा कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हुकूमत ने अचानक डीजल की कीमत 32 रुपए या 33 रुपए पर लीटर कम कर दी। और हम सब बैठे सोच रहे थे कि दुनिया में तो तेल की कीमतें वैसी की वैसी ही हैं, ये अचानक 32-33 रुपए 1 लीटर कम कैसे कर दिया हुकूमत ने। ऐसा कौन सा खजाना आ गया हुकूमत के पास कि उन्होंने कीमत कम कर दी। अगर आप इसको गहराई में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ एक फार्मूला चेंज किया है। कुछ लोगों ने बैठ के पॉलिसी मेकर्स ने, और उससे 33 रुपए 1 लीटर तेल की डीजल की कीमत कम हो गई। और ये फार्मूला क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। अगर आपको याद हो तो 7 मार्च को डीजल की कीमत 75 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई थी, जिसके बारे में अलग से बातें हो रही हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो 75 रुपए 7 मार्च को पर लीटर क्यों बढ़ाई गई थी। अब ये जो हुआ है फार्मूला चेंज हुआ है, तो आपको बताना ये चाहता हूं कि एक पेन की एक जुम्बिश से ये हुकूमतें आवाम के ऊपर कितना बोझ कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। और क्यों नहीं करते वो भी बताएंगे आपको। और उसमें हुआ ये है कि 30 अरब रुपए कैसे निकाले गए। इस लेटर के मुताबिक 17 अप्रैल 2026 से 17 जुलाई 2026 तक दुबई क्रूड फार्मूला के ऊपर इसकी कीमत निकाली जा रही थी, और फिर भी ये फार्मूला चेंज किया गया और डीजल फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ये गए 31 रुपए इजाफा किया गया पर लीटर मजीद। ये उस 75 के अलावा है जो 7 मार्च को हुआ था। तो उसके बाद कीमत होगी 354 रुपए। उसके बाद ये हुआ, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में डीजल का माहाना इस्तेमाल है वो 67 करोड़ 80 लाख लीटर है, 67 करोड़। पुराने फार्मूले के तहत जो बदला गया, माहाना औसत कीमत 380 रुपये फी लीटर आ रही थी, और नए फार्मूले के तहत माहाना औसत कीमत आई 336 रुपये पर लीटर। दोनों की कीमतों में फ़र्क है 44 लीटर पे फी लीटर। लेकिन अभी आपको 32 रुपये अभी भी हुकूमत ने कम किए, लेकिन बनता ये 44 रुपये पर लीटर है। यानी कि फार्मूले के बदलने से आवाम से तेल कंपनियों ने 30 अरब रुपये इजाफी कमाए सिर्फ एक महीने में। आप सोचिए ये कई सालों से ये फार्मूला चल रहा है। तो यानी अब आकर 32 रुपये राहत दी है, लेकिन जिस हिसाब से आज कीमतों का तयन किया जा रहा है, पिछले महीने भी और उससे पिछले महीने भी इसी हिसाब से किया जाता तो हर लीटर पर आवाम के 44 रुपये बचाए जा सकते थे। ये उस 75 रुपये इजाफे के अलावा जो मैंने आपको पहले बताया, तो हर लीटर पर आवाम के 44 रुपये बचाए जा सकते थे, लेकिन वो आवाम के नहीं बचाए। और ये डीजल पे 44 रुपये आवाम के बचना, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी ज़रा आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले महीने कीमतों का तयन तैयारशुदा डीजल के मुताबिक किया जाता रहा, और तैयारशुदा डीजल क्रूड ऑयल से तकरीबन 50% महंगा होता है। पाकिस्तान में 30%
जो डीजल है वो इंपोर्ट किया जाता है और 70% पाकिस्तान खुद अपनी रिफाइनरी से यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ रिफाइनरीज में बनने वाला डीजल सस्ता है, जो बाहर से आता है वो महंगा है। दोनों को मिक्स करके आवाम को दिया जाता है, तो एवरेज प्राइस होनी चाहिए। लेकिन किया ये जाता है कि जो इंपोर्टेड डीजल की प्राइस होती है उसी के ऊपर आवाम को दिया जाता रहा और उसी फॉर्मूले का बदला है, लेकिन पूरा अभी भी नहीं बदला। तो सवाल यह है कि सिर्फ एक महीना महंगे फॉर्मूले के तहत कीमतों का तयन करके किसे फ़ायदा पहुंचाया गया, और फ़ायदा जिसे भी पहुंचाया गया, नुकसान सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब का हुआ है। फ़ायदा पहुंचाया गया है इन ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज़ को और इन रिफाइनरीज़ को जो ये सारा काम करती हैं और जिनके बोर्ड पे बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और बिजनेसमैन हैं, और जाहिर है उनको आम आदमी का तो कोई एहसास है नहीं। और ये भी आप देखें कि इसके अलावा जितना मैंने आपको बताया कि इंपोर्टेड रेट पे लोकल डीजल भी फरोख्त किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी 1 लीटर डीजल पे 80 रुपये है, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी 5 रुपये है और कस्टम्स ड्यूटी 15 रुपये, ये अलग से हम देते हैं। इसके अलावा 3 मार्जिन हैं, एक IFEM का, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का और एक डीलर्स का। वो मिला के मार्जिन 21 रुपये पर लीटर वो बनता है, ये अलग से है। तो आप सोचें गरीब आदमी पे जो डीजल कहाँ इस्तेमाल होता है, डीजल ट्रक्स में इस्तेमाल होता है, बसेस में इस्तेमाल होता है। बसों में आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास वाले सफ़र करते हैं और ट्रक्स के ज़रिए जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, बुनियादी ज़रूरत की अशिया, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, सब्जियां हैं, फल हैं और दूध है। और इसके मुताबिक जो सालाना बुनियादों पर प्याज की कीमत में पाकिस्तान में 132% इजाफा हुआ, टमाटर कीमत में 93% इजाफा हुआ, आटा 62% उसमें इजाफा हुआ। और ये अदारा शुमारियात के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई अपने फिगर्स नहीं बता रहा। तो सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है कि हम दुबई क्रूड फार्मूले पे जो अब आए हैं, पहले हम इस पे क्यों नहीं आए, और अभी भी जब आए हैं तो 32 रुपये पर लीटर का फ़ायदा सिर्फ डीजल का क्यों दिया जा रहा है, 44 रुपये पर लीटर का फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, खुद हुकूमत चूज़ करे। हमने कोशिश की कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब को हमने जुमे वाले दिन इंतज़ार किया, हफ्ते वाले दिन उनका इंतज़ार किया, आज इतवार को भी उनका इंतज़ार किया, 3 दिन हमने इंतज़ार किया कि वो आएँ हमारे प्रोग्राम में और इन सवालों का जवाब दें, लेकिन वो नहीं आए। अभी भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन क्या ये मफादात हैं किसी के सर्व हुए जो ये 30 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाला गया, गरीब आवाम की जेबों से, या ये नाअहली है फैसला साजों की, या ये बेहिसी है फैसला साजों की, और चौथा ऑप्शन ये है कि क्या ये तीनों ही तो नहीं है। इसका जवाब हुकूमत ने देना है और हुकूमत इसका जवाब दे कि ये जो आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं डीजल के ज़रिए, इसके ऊपर जो प्राइसेस आपने इस तरह बढ़ा के आवाम की जेबों से पैसा निकाल के इन ऑयल कंपनीज़ को, रिफाइनरीज को फ़ायदा पहुंचाया है, ये पेट्रोलियम मसनूआत पे कितना ज़्यादा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट भी होता है, लोकली प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन उसकी प्राइस का फॉर्मूला क्या यही है, ये भी आवाम को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की अहम खबर, और ज़ाहिर आम आदमी के मफादात से जुड़ी हुई है, तो हम इस पर तफसील से बात करना चाह रहे थे। अब बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब हमें ज्वाइन करने का। आपने ये देखा कि डीज़ल की कीमत में कमी की है हुकूमत ने, तो एक तो मैं इस पे आपसे बात करना चाहता हूँ, और दूसरा चीनी के बारे में आपने काफ़ी कुछ ट्विटर पे लिखा है और लोग उस पर मज़ीद जानना चाह रहे हैं, और नए सूबों पे आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। तो डीज़ल का पहले मुझे बता दें कि एक प्लैट्स फार्मूला था जिस पे हुकूमत 1 महीने के लिए आई, 18 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट हुआ, और 19 अगस्त को उन्होंने दोबारा बदला, दुबई क्रूड पे चले गए। उससे पहले भी दुबई क्रूड पे था। ये फार्मूला बदलने से घर बैठे बैठे जो 30-32 अरब रुपया लोगों की जेब से निकल गया और कीमत कम कर दी गई, तो ये काम किया क्यों, पहले कीमत बढ़ाई क्यों फार्मूला बदल के, इसकी क्या मंतक हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बातें की जा रही है कि सिर्फ कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है या नाअहली है, क्योंकि अगर अब फार्मूले के तहत जिस पे बेचा जा रहा है डीजल, पहले क्यों इस पे बदला क्यों इसको।
जी शुक्रिया। देखिए अफसार भाई, ये जो फार्मूला था ना फ्लैट्स का, ये फ्लैट्स का फार्मूला 2019 से या 2020 से पीटीआई के जमाने से था, और ये फार्मूले में कोई कोई सुकुम नहीं था, कोई गलती नहीं थी। एक जो दुबई का क्रूड था, डब्ल्यूटीआई हो गया, वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल ब्रांड, ये सब साथ साथ मूव होते थे, $2-3 के फर्क से घूमते थे। और एक जो ये क्रूड्स होती थी, और फिर जो पाकिस्तान में जो हुकूमत पेट्रोल की कीमत सेट करती थी, वो फ्लैट्स की रिफाइंड पेट्रोलियम से करती थी, यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमत से करती थी। अब जब जंग शुरू हुई तो मार्च के महीने के अंदर जो जिसको कहते हैं क्रैक स्प्रेड, द डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड डीजल और पेट्रोल की प्राइस और ऑयल की प्राइस में बहुत फर्क हो गया। $100 का फर्क हो गया, $80 का फर्क हो गया रिफाइंड पेट्रोल और डीजल की कीमत में, रिफाइंड डीजल की कीमत में और क्रूड ऑयल की कीमत में। तो मैं और काफी काफी और से लोग कह रहे थे कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब तुम फार्मूला चेंज करो। 70% पाकिस्तान का जो डीजल है वो पाकिस्तान में बनता है, हम सिर्फ 30% इम्पोर्ट करते हैं। अब हम 30% इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो महंगा इम्पोर्ट है, उसके लिए हम पूरे पाकिस्तान के रिफाइनरियों को क्यों प्रॉफिट दे रहे हैं? एक महीने तक पेट्रोलियम वजारत जो है वो मुझसे बहस करती रही, आप जैसे शोज के अंदर मैं जाके ये सदा करता रहा। एक महीने बाद इनको ख्याल आया कि भाई ये फार्मूला चेंज कर दो, और इन्होंने फार्मूला मनवा लिया रिफाइनरी से कि यार तुम जो बना रहे हो तुमको नुकसान नहीं होगा, तुमको दुबई क्रूड के जो भी ब्रांड का इंडेक्स पे लेके देंगे, और प्लस जो तुम्हारी रिफाइनिंग का खर्चा आता है वो तुमको दे देंगे। तो उसके बाद 75 अरब रुपए का उस महीने में नफा हो गया। अगर ये पहले मेरी बात मान लेते तो नहीं होता, और 75 अरब रुपए का नफा हुआ। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी बैठाने की बात 75,000 रुपए या 75,000 अरब रुपए? 75 75 अरब रुपया एक महीने में, 75 अरब रुपया, 7,500, ठीक, 7,500 करोड़ रुपए, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अब मुझे ये नहीं पता थी कि इन्होंने सिर्फ एक महीने के लिए कुछ अरसे के लिए डील करी थी रिफाइनरी से। तो जैसे ही डील खत्म हुई, रिफाइनरी ने फिर कीमत बढ़ा दी, आपने कीमत पास ऑन कर दी। अच्छा, वहां पे क्रैक स्प्रेड जो था वो बढ़ता रहा, 40 हो गया था, 50, जब जंग खत्म हुई तो क्रैक स्प्रेड कम हो गया। फिर जब वापस लड़ाई शुरू हुई तो क्रैक स्प्रेड बढ़ गया, और इनफैक्ट अगर तेल $90 का है, क्रूड ऑयल, तो क्रैक स्प्रेड 95 का हो गया। मतलब क्रैक से ज्यादा महंगा रिफाइनिंग हो गई, मार्जिन। और रिफाइनरी जो है वो पैसे कमा रही है, कोई रिफाइनरी मना तो नहीं करेगी पैसे कमाने का, और वो पैसे धड़ाधड़ कमा रहे हैं। फिर थोड़ा सा शोर मचा तो फिर ये इन्होंने वापस एक महीने के लिए किया। मैं समझता हूँ कि ये परमानेंटली फार्मूला चेंज कर देना चाहिए। हुकूमत का सवाबदीद है, ये रिफाइनरीज का सवाबदीद तो नहीं है। हुकूमत परमानेंटली फार्मूला चेंज कर दे कि भाई अब क्रूड पे देंगे पैसे। तो नहीं मेरे नहीं, ख्याल तो से ये कर रहे इतना इतना हुकूमत को मसला क्या है कि वो रिफाइनरीज को इतना फायदा पहुंचाना चाह रही है, जबकि अवाम चीख रहे हैं? और डीजल तो वैसे भी कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो उनको वो सारा डायरेक्ट असर आता है आम इस्तेमाल की, रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया पर और पैसेंजर बसों पे जिस पे आम लोग सफर करते हैं। तो क्या ये हुकूमत गरीब को बिल्कुल मार देना चाह रही है? क्यों 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 नहीं कर रहे मुस्तकिल तौर पे तब्दील इस फॉर्मूले को? सर, ये सवाल तो हुकूमत से पूछ सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो जो ये आपका फैसले ख्याल क्या है? आप भी हुकूमत में रह चुके हैं, आपके मैं दौर में भी गुजारिश करता फ्लैट्स ही चलता रहा, रिफाइनरीज को इतना फायदा क्यों पहुंचाया जाना जरूरी है? हूं सर, जब जब ये क्रैक स्प्रेड बढ़ गया तो फौरन फार्मूला चेंज परमानेंटली कर देना चाहिए था, और फिर अगर हालात नॉर्मल होते हैं तो ठीक है, देख लेंगे। गुजारिश मेरी इतनी सी है कि सर, ये जो मेज पे बैठे होते हैं लोग जो कि फैसला फरमाते हैं, उसमें से कितने लोग जो हैं वो रिफाइनरियों के बोर्ड पे बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए, और कितने लोग जो हैं वो बसों में सफर करते हैं, ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग जो हैं वो रिफाइनरी के डायरेक्टर्स होते हैं, और कम लोग ऐसे होते हैं जो बसों में सफर करते हैं, या जो जिनको टमाटर या प्याज की कीमत फर्क पड़ जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट फर्क पड़ जाती है। तो वो अर्जेंसी नहीं होती जो एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी को जो 50,000 रुपए, 90,000 अर्जेंसी रुपए ना कमाता हो, है। मिफ्ता साहब, अर्जेंसी ना हो, लेकिन एक पॉलिसी बनाने वाले को आंखें कान बंद, तमाम हिस्सियात बंद, बेहिस होते हैं वो। उन्हें पता नहीं चलता, अगर वो सफ़र नहीं भी करते बस में तो उन्हें पता नहीं चलता कि हम डीजल पे इतना, जो लोगों की जेबों में से हाथ डाल के निकाल रहे हैं पैसा। जेब कुतरी तो मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन है तो जेब कुतरी ना। तो कि ये हम निकाल रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा गरीब आदमी पे। तो देखिए इतने सर, ये तो वो देखिए, हकीकत से दूर होते हैं। सर, एक मरतबा जब फार्मूला चेंज किया और आप जब आ गए, जिसको दुबई क्रूड कह रहे हैं आप, या क्रूड के ऊपर जो रिफाइनरीज को कॉस्ट है, उसके बाद वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद वापस आपको दुबई क्रूड से हटके फ्लैट्स पे जाने की जरूरत नहीं थी। वो चले गए, वो गलती थी। जाहिर है रिफाइनरीज की लॉबिंग होगी, प्रेशर होगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर वो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो कम ये से कम लॉबिंग, अगर आपने कहा, आपने वर्ड यूज किया लॉबिंग और प्रेशर रिफाइनरीज का, तो लॉबिंग और प्रेशर रिफाइनरीज का डिसीजन मेकर्स पे, पॉलिसी मेकर्स पे
बगैर किसी मफाद के होता है, म्यूचुअल मफाद के, या मतलब क्या है ये? सर देखिए, गुजारिश ये है कि सिर्फ लॉबिंग रिफाइनरीज की नहीं है। आप देखें 7 मार्च को इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक हफ्ते में 20 अरब रुपए का नफा दे दिया, सिर्फ लोगों की जेब से। कि उन्होंने कहा था कि 55 रुपए बढ़ने वाले हैं, 15 मार्च को आपको बढ़ाने थे, तो आपने 7 मार्च को बढ़ा दिए कि शॉर्टेज ना हो। आपने अभी इस क्राइसिस के दौरान 1.5 रुपया मार्जिन पेट्रोल पंपों का बढ़ा दिया और 1.5 रुपया मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का और बढ़ा दिया। आप दुनिया भर में चले जाए ना अफसार भाई, तो पेट्रोल जो है ना वो बेसिकली कॉस्ट पे बिकता है। और पेट्रोल पंप वाला पैसे कैसे कमाता है? आप उसके स्टोर में घुस जाते हैं, कुछ सिगरेट की डब्बी खरीद ली, कोई कुछ 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 चीजें खरीद ली, कोई कोक खरीद ली, कोई साबुन खरीद लिया, उससे वो पैसे कमाते हैं। ये तो इनका लॉस लीडर होता है, या 1-2 मतलब 1-8% कमा ले, इसके ऊपर भी इनका मार्जिन बढ़ा दिया। तो फिर क्या है आप ये? देख लीजिए। तो फिर क्या है ये? क्यों? तो फिर बताए ना, ये सही है, लेकिन क्यों फिर ये क्यों करते हैं ऐसी पॉलिसीज? वजह मफाद है कि नहीं है? सर मैं देखिए, मेरा मेरा ये पता नहीं मुझे कि क्या मफाद है या नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब भी हमने देखा है कि कंपनी और आम लोगों के दरमियान मुकाबला होता है, तो ये वाली हुकूमत जो है वो कंपनियों के साथ खड़ी होती है, चाहे वो चीनी की कंपनी हो, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी हो। क्या वजह है इसकी? आपने चीनी की भी बात की है, चीनी पे भी आपने लिखा है कि एक्सपोर्ट कर दी पहले, फिर इंपोर्ट कर ली, तो वहां भी चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले और चीनी बनाने वालों के साथ हैं, आम आवाम का कोई फिक्र नहीं है। ये क्या है? मतलब मुझे सिर्फ मैं आप इस हुकूमत में रहे हैं, हुकूमत चलाई हुई है आपने, मुझे बताएं क्या बगैर मफाद के इतना इतना अंधापन हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं, और ऑनेस्टली जानना चाहता हूं, बगैर मफाद की हो सकता है? अब साल भाई देखें, सच्ची बात यह है कि मैं उनमें से नहीं हूं कि जो इस तरह खाली पीली इल्जाम तराशी करे। ठीक है, मैं नहीं करता हूं, आपको जानते हैं, मैं किसी के दिल में नहीं जानता हूं, किसी की नीयत नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं तो फिर नाअहली है या बेहिसी है? आप कुछ नाम तो देना कि नाअहली है कि बेहिसी है। 3 चीजें कह देता हूं। एक तो ये कि ग्रॉस नाअहली थी, और मैं ये समझता हूं कि इसकी जो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन डीजल की प्राइस की करी थी, रिफाइनरीज को नफा हुआ, वो सही किया। मैं समझता हूं जो 7 मार्च को इन्होंने कीमत बढ़ाई थी एक हफ्ते के लिए 55 रुपए पेट्रोल की और 75 रुपए डीजल की, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो क्यों फैसला किया गया था। पूछे तो सही, पता तो चले कि भाई आपकी क्या मंतिक थी, आपने क्यों फैसला किया। क्योंकि कंपनियों से आपने वादा किया हुआ था, कंपनियों से आपकी डील ये थी कि पहली से 15 तक रहेगा, आपने ओवरनाइट 7 तारीख को बदल दी प्राइस, तो ये गलती थी और ये ज्यादती थी, तो ये क्यों की गई। और फिर तीसरा ये कि फिर इसकी एक मतलब अब बेइसी तो थोड़ी सी है ना, कि यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, फिर आपको बाद में याद आता है जब हम जैसे आम लोग जैसे ट्वीट करते हैं अपोजिशन वाले, जिनके पास वो वसाइल नहीं होते जो हुकूमत के पास होते हैं, और जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम जैसे जब लोग अखबारों से पढ़ के ट्वीट करते हैं, तो इनको पहले नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, चीनी वाला जो स्कैंडल है, इस पे आपके ख्याल में नाअहली है इस पे भी, या ये भी बेहिसी है, या ग्रॉस नाअहली जो आपने लफ्ज़ ग्रॉस नाअहली? सर पहली मफादात का लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना? सर देखिए, पहली एक्सपोर्ट जो की, उस पर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्या है। पहला मुसद्दक मलिक साहब एक कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने 2 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाजत भी दी, जिसको शुगर प्राइस मॉनिटरिंग एंड एक्सपोर्ट कमेटी थी। उसके बाद उन्होंने मजीद इजाजत नहीं दी, जिस वजह से भी फिर मुसद्दक मलिक साहब को कमेटी से हटा दिया गया, कोई और साहब बैठ गए और उन्होंने 6 लाख टन की इजाजत दे दी। हमने टोटल 7,80,000 टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और ये कहते रहे कि हमने चीनी वालों को कहा है कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। ये बच्चों वाली बेवकूफों वाली बात है कि आप ये कर भी रहे हैं। भाई अगर चीनी 6 लाख टन, 7 लाख टन, 8 लाख टन उठ के निकल जाएगी, तो प्राइस तो बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ गई, 50 रुपए पर किलो प्राइस बढ़ी, हर पाकिस्तानी को 300-400 रुपए नुकसान हुआ। लेकिन जो 20-25 घर हैं जिनकी चीनी की मिलें हैं, उनको महीने का 25 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब जब कीमत 220 रुपए से तजावुज कर गई, ये डर गए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर 3 लाख टन इंपोर्ट की। उसके अंदर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट गलती की, और मेरे ख्याल से वो भी उसके ऊपर भी पूछना चाहिए कि क्यों ऐसी गलती की। उन्होंने कहा हम टीसीपी से इंपोर्ट करवाएंगे। भाई प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करना है तो तुमको टीसीपी से क्या? टीसीपी ने उस वक्त $40 कम का टेंडर रिजेक्ट किया, बोलते हैं वो दाने छोटे बड़े थे, लेकिन दाने छोटे बड़े फिर भी आए इनके पास, और इन्होंने मार्केट से महंगी चीनी ली। जी सॉरी, अब मतलब अब मुझे सिर्फ मुख्तसरन बता दें कि प्रोग्राम ख़त्म करना है, वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे पास, कि ये नाअहली है, ये भी ग्रॉस नाअहली है, मफादात हैं, ये बेहिसी है, क्योंकि आप बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहते। सर ये मैं सर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ता हूँ या आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये फैसला फरमा लीजिए। मैंने आपको हकाइक बता दिए कि पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी, मैं भी तो आप जितना सियाना तो अब हो ही गया हूँ,
कि मेरे ऊपर ना छोड़ें, आप सियासतदान हैं, आपने पार्टी बनाई हुई है, आप एक स्टैंड लें, एक पोजीशन लें, आप बताएं कौम को कि क्या है ये। सर 6 लाख टन अगर इंपोर्ट नहीं करते, उस एक्सपोर्ट नहीं करते उस वक्त, और 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते तो ना इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती और ना चीनी की कीमत बढ़ती। जाहिर है कि चीनी के मिल मालकान को फायदा पहुंचाया है इन्होंने, ठीक, इसमें क्या बहस है। उसके बाद चीनी चलिए ठीक एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट मैं कर ली। आपसे ठीक है, मैं आपसे नए सूबों पे भी बात करना चाहता था कि इन तमाम मसाइल का हल क्या नए सूबे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमसे बात करने का। वक्त टेल एंडर का, हमारा आज का टेल एंडर है ताहिरा हबीब जालिब, जो मरहूम शायर, बहुत मशहूर शायर हबीब जालिब की साहबजादी हैं। सुनिए ज़रा वो क्या कह रही हैं लाहौर में उनके साथ क्या हो रहा है। टेरा फोर्स और म्यूनिसिपल वाले भी आए और मुझे ये कहा कि आपने कल से जो है ये ढाबा नहीं लगाना। ना तो उन्होंने मुझे गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी मेरी, लेकिन मैंने किसी के नाम पे गाड़ी निकलवाई है, वो इन ड्राइव पे चला रही हूँ। फिर मैंने मॉडल रेडी के लिए भी इनको एप्लीकेशन दी, उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। क्या करूँ मुझे बताएं आप, कहाँ जाऊं, मेहनत भी ना करूं, ये लोग मेहनत भी नहीं करने देते। सरमाया कहाँ से लेके अरबों का, लाखों का, करोड़ों का, क्या करें, किसको कहें, किससे बात करें। थोड़ी सी जगह मैंने सवाल जो उठाया है ताहिरा हबीब जालिब ने कि वो क्या करें और वो कहाँ जाएं, क्या उनका हक नहीं है कि वो भी इस मुआशरे में एक इज्जत के साथ अपना रोज़गार चला सकें और कमा सकें और अपने फैमिली का पेट पाल सकें। तो ये सवाल है पंजाब हुकूमत से भी और पैरा से भी कि क्या उन्होंने जो दरख्वास्त दी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने देखा है सोशल मीडिया पे कई दफ़ा, और उसमें लोगों को ठेले भी लगा के दिए हैं, ढाबे भी बना के दिए हैं। तो क्या ये ताहिरा हबीब जालिब अगर ये काम करना चाहती हैं तो उनका हक क्यों उनको नहीं दिया जा रहा है और उनको क्यों वहाँ से बेदखल किया जा रहा है? उनको भी ऐसी ही जगह कोई क्यों नहीं दी जाती? उनकी दरख्वास्त पे अमल क्यों नहीं किया जाता? इतना तो हम हबीब जालिब की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम सब, मैं और आप, उनके शेर तो बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन उनके शेरों पे अमल भी तो करना चाहिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। हमारा हॉट इशू आज का ये है कि क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी। हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के, और तारीख अपने आप को कैसे दोहराएगी, ये एक बड़ा अहम सवाल इस तरह से है कि 2022 में आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक मुत्तहिदा अपोजिशन बनी थी और जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास थी, और फिर PDM बनी और PDM ने एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जिसमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निकाल दिया गया और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, जो आज तक वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि दरमियान में इंतखाबात भी हुए। तो क्या अब फिर 2 साल बाद जो मुत्तहिदा अपोजिशन बनी है और जिसमें मौलाना फजल रहमान जिसको लीड कर रहे हैं, उसका एजेंडा क्या है, इस पे हम बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन को जब भी लीड करते हैं कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आती है, तो इस दफ़ा आप कौन सी तब्दीली लाने जा रहे हैं? अभी तक तो इसके मकासद, इस इत्तेहाद के मकासद महदूद हैं और सिर्फ पार्लिमान के अंदर हैं। वैसे तो पुराने इत्तेहाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो उसकी तारीख तो इतनी मस्ख की गई कि अपने सरबराह को निकाल दिया गया। तो ऐसा भी होता है। खैर ऐसा अब तो नहीं हो जाएगा कहीं? मोहतात है, हमने बहुत सीखा है 2022 से लेकर 2026 तक काफी कुछ सीखा है हमने इक़्तिदार की। अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ अगर आप इजाजत दें। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर का ही एजेंडा है, तो नो कॉन्फिडेंस भी तो पार्लियामेंट के अंदर से ही होती है। अगर आपने पीपल्स पाया है कि आप हमें ज्वाइन कर लें, अगर वो भी ज्वाइन कर ले तो अक्सरियत तो फिर क्या रहेगी हुकूमत के पास? फिर तो हुकूमत जो है वो फिर उसको गिरना ही होगा और उसका एक तरीका जो दस्तूर में दिया गया है अब वो ये भी है, और ये मेरा ख्याल निस्बतन आसान तरीका है कि बजाय इस मामले को सड़कों पे हल किया जाए, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सूबों के मामले में दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जा रही है या दस्तूर के खिलाफ सोचा जा रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि महदूद मकासद पे वो भी जो है इकट्ठे हो सकते हैं हमें।
तो आपने कहा गलतियों से सीखा आपने 2022 से लेके अब तक, तो उस वक्त एक गलती चंद सियासी तजिया नगार ये कहते हैं कि इमरान खान को आखिरी साल या सेकंड लास्ट ईयर में उनके 14-16 महीने रह गए थे, उसमें निकाल के गलती की मुतहिदा अपोजिशन ने, जिसकी वजह से इमरान खान मकबूल हो गया और फिर फ़ौरन इलेक्शन भी नहीं करवाए। तो अगर इस दफ़ा भी आपने वही गलती दोहराई और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत दोबारा हो गई मजलूम बन के, तो फिर आप समझते नहीं है कि गलती पे गलती हो जाएगी एक? वो जुल्म इतना पूरा नहीं करने देते आप? हाँ नहीं, एक तो जुल्म इतना बढ़ गया कि एक ऐसी हुकूमत जो जीती हुई नहीं है, जो सिर्फ 1.5 दर्जन इफराद जिसके जीते थे और उसकी बलबोते पे ये मामला जो है वो चल रहा है। बलबोता तो खैर किसी और चीज का है और उस पे ये इस मामले को चलाया जा रहा है और अवाम जो है उनको ये बात वाज़ेह तौर पे पता है कि इनफैक्ट जो है इनमें से मेजॉरिटी जो है वो जीते हुए नहीं है। अब तो अलाई पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 का ताना दे रही है। नकवी साहब भी जो है ना वो निज़ाम के बैठ जाने का या बैठे होने का जो है वो ताना देते हैं और उनको डेकोरेट भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वैसा नहीं है, मगर जहाँ तक पिछली दफ़ा की बात है वहाँ जैसे दी मोमेंट ये नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो कैरी हो गई थी, तो मौलाना ने मेरी मौजूदगी में बिलावल साहब को, शहबाज साहब को कहा कि बस ये बात ख़त्म हो गई है। अब जो है ना अगर कोई ज़रूरी अमेंडमेंट्स हैं इलेक्शन एक्ट में जिसमें फेयर और फ्री का जो है उसको इंश्योर किया जा सकता है इलेक्शन को, वो करवाइए फौरी तौर पे अमेंडमेंट और इलेक्शन में चले जाइए। मगर फिर बवजह जो है ना वो दूसरे उसमें तरफ से शायद कोई, जाहिर है जब आप मिलजुल के चल रहे होते हैं तो दूसरों की बात भी माननी पड़ती है या उनकी बात भी रखनी होती है, सिर्फ आपकी बात नहीं रहती। तो ये बात हुई थी उसी तो इस दफा अगर हुकूमत की तब्दीली हुई तो क्या फौरी इलेक्शन में जाएंगे या फिर दूसरों की बात मानी जाएगी? मेरा ख्याल है पीटीआई या दूसरे पीपल्स पार्टी कहे कि नहीं जी थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि पहले क्या करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो फिर जो ना एक गैब वाली बात हो जाएगी उस इलम की। मगर जो ना वो जाना बनता है, उसकी वजह है पीपल्स पार्टी कह रही है फॉर्म 47 की हुकूमत, पीटीआई कह रही है फॉर्म 47 की हुकूमत, हम कह रहे हैं फॉर्म 47 की, अपोजिशन लीडर महमूद खान फॉर्म 47 की। तो फिर हमारा अखलाकी जवाज नहीं बनेगा कि इस पार्लियामान को जो ना वो मजीद तसलसल दें और इसको कहें कि जी अब इसी से बढ़ो करते हैं। हमारा अखलाकी जवाज नहीं होगा। होता तो क्या है ये मुझे नहीं पता। ठीक, सेनेटर साहब आपने फरमाया कि ये फौरी इलेक्शन में आपके ख्याल में जाना चाहिए अगर हुकूमत की तब्दीली होती है पार्लियामेंट के अंदर से। तो अगर आप यहाँ तक सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी तो है ना कि तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत की मुखालिफ हैं वो इकट्ठी हो जाएं और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। पॉसिबिलिटी तो रूल आउट आप फिर नहीं कर रहे? नहीं, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे इत्तेहाद पार्लियामान के अंदर है और पार्लियामान के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस का जो ना ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ कही अभी अपनी गुफ्तगू में ही, आपने कहा कि ये हुकूमत जिस चीज़ के बलबोते पे खड़ी है, तो वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है 2022 में भी उस चीज़ ने उस वक्त की अपोजिशन का साथ दिया। अभी इस वक्त उस चीज़ के बगैर आप हुकूमत तब्दील कर सकेंगे? नहीं, उस चीज़ का उस तरह से ऐसा आप जिस तरह से समझ रहे हैं कि उस चीज़ ने जो ना अपोजिशन का साथ दिया, ऐसा नहीं था। उसमें जो है वो चीज़ जो है उसके 2 हिस्से हो गए थे और वो दोनों हिस्से अपने अपने लालच में थे। नाम लेना मुनासिब नहीं है, दोनों अब माजी का वो हो गए हैं और इसलिए वो दोनों जो है ना वो अपने अपने और उनकी जो उनके दरमियान वो जो दरार पड़ गई थी ये उस वजह से हुआ था, वरना वहां भी जो है ना वो मंसूबा तो आगे 10 साल का था। ठीक है, अच्छा आप जो मौलाना साहब ने कल मीटिंग की है उसमें उन्होंने 4 बुनियादी नुकात की बात की है। इमरान खान और दीगर तमाम कैदियों की रिहाई, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ सूबों में अमन अमान की तशवीशनाक सूरत हाल, कश्मीर में भाइयों के जायज़ मुतालबात की हिमायत और सबाई हुकूक के हवाले से मुत्तफ़िका और मुश्तरका मौक़िफ़। ये असद कैसर की गुफ्तगू है मौलाना की रिहाइश सूबों के हवाले से।
सूबों के हवाले से। जी हाँ। तो सूबों के हवाले से जो आपकी क्या मौक़िफ़ है इस वक्त के सूबे मज़ीद बनने चाहिए या जो निज़ाम हुकूमत चलाने वाले लोग हैं वो बदलने चाहिए? क्योंकि निज़ाम तो मेरा ख्याल है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि निज़ाम कोई भी ला के रख दे, जो चलाने वाला गाड़ी का ड्राइवर ही गलत होगा तो नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, ऑटोमेटिक हो, वो इलेक्ट्रिक हो, वो हाइब्रिड हो, वो तो गाड़ी को नुकसान ही पहुँचाएगा ना। यहाँ ना सिर्फ ड्राइवर गलत है बल्कि उसके पास लाइसेंस टू ड्राइव भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और जब लाइसेंस टू ड्राइव नहीं है, असेंबली जो है बजाते खुद जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और उस वक्त मुल्क में तकरीबन 3 जगह पे आग लगी हुई है, सुबह बलूचिस्तान, सुबह खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर। इसको इस तरह से जो है डील कर दिया गया है, मिस डील किया गया है, मिस हैंडल किया गया है कि अब उसके बाद जो है वो हमको जो है कोई एक मामूली सा भी जो है ना वो चिंगारी यहाँ पे वारा नहीं खाती है, यहाँ मामला बर्स्ट हो जाएंगे। ये जिद जो है ये मुल्कों को जब चलाएं तो नहीं चल इन तमाम पॉइंट्स पे और ख़ास तौर पे सूबों के मामले पे, मज़ीद सूबे बनाने के मामले पे जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? ऐसा है कि सूबों के हवाले से मामलात को दस्तूर इनकनालेज करता है, मगर किस वक्त क्या काम होना चाहिए और किसको ये काम करना चाहिए वो ये ना वक्त मुनासिब है ना करने वाले मुनासिब है। जहाँ से ये बात आ रही है तो इसका मतलब अगर हुकूमत उनका भी आप सूबों मज़ीद सूबे तभी बना, ठीक है, जहाँ से ये बात आ रही है उनका भी हक नहीं, लेकिन इसका मतलब कि जब भी आप सूबे बनाएंगे या उसकी सपोर्ट करेंगे उस वक्त करेंगे जब ये हुकूमत तब्दील हो चुकी होगी। बिल्कुल, जब हुकूमत तब्दील हो जाएगी, एक फेयर और फ्री इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आएगी, और तब अगर उस में जो है ना वो डिबेट होने के बाद कोई ऐसी बात आएगी तो यकीनन जो है उस पर बात हो सकती है। मगर सपोर्ट जरूरी नहीं है, उसको किसी चीज को अपोज भी किया जा सकता है, किसी को सपोर्ट भी, मगर आज के हालात में ये हक नहीं है हमारा। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान से बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारा आज के एडिटोरियल का। कराची पब्लिक पार्क्स पर कमर्शियल कब्जा और कर कौन रहा है? कराची की इंतज़ामिया जो मुंतखब है, मेयर वहाँ के मुंतखब है और उनके नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये उमर शरीफ पार्क है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये क्लिफ्टन का एक छोटा सा कम्युनिटी पार्क था, लेकिन अब वहाँ की जो इंतज़ामिया है कराची की वो ये कर रही है कि जो लोकल पब्लिक पार्क्स हैं उनको पैडल कोर्ट्स में तब्दील किया जा रहा है, और पैडल कोर्ट्स में तब्दील करके वहाँ पर उसको पब्लिक पार्क को पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। और सिर्फ वही एंटर हो सकता है जो 6,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक पर विजिट वहाँ पे फीस अदा करने की इस्तात रखता है। तो जो गरीब आदमी, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग पार्क में जाके एंजॉय कर सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी भी कराची के मेयर ने, कराची की म्यूनसिपल इंतजामिया ने कराची के शहरियों के लिए बंद कर दी है। और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए तो सिंध हाई कोर्ट ने इसको कहा कि ये जो पॉलिसी है ये गैर कानूनी है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इन पैडल कोर्ट्स को ख़त्म करें और प्राइवेट जगहों पे बनाएं। और भी जगहों पे हैं, कासिम पोर्ट के पास है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ पे बनाएं, वहाँ इट्स ओके। लेकिन जो छोटे छोटे पब्लिक पार्क्स हैं और ये उसमें पब्लिक के लिए बंद करके ये बना देना, सिंध हाई कोर्ट ने इसके लिए इसको मना कर दिया। लेकिन मेयर कराची ने ये फैसला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वहाँ से जाहिर है जो एक कानूनी तरीकाकार है कि उनको स्टे ऑर्डर मिला होगा और अब वो सब कुछ स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। वहाँ से करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है और आम आदमी का दाखिला बंद है। अब तक कराची में 13 पार्क्स को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पैडल कोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया। और वहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक विजिट मेरा ख्याल 1 घंटा या 2 घंटे होंगे, मैक्सिमम 6,000 रुपया पर पर्सन टू 8,000 रुपया पर पर्सन या पर कोर्ट, वो आप अदा करें तो आप जा सकते हैं। अब गरीब आदमी पार्क के अंदर भी नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं वहाँ पे गार्ड्स इन्होंने लगाए हुए हैं और वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा उमर शरीफ पार्क के अलावा झील पार्क में भी यही सिचुएशन है, हिल पार्क में भी, बाग इब्ने कासिम, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होश मोहम्मद शहीदी पार्क, क्लिफ्टन ब्लॉक,
ये है कराची में वो पार्क्स। और 13 मैंने आपको बताया, सबके नाम मैंने नहीं दिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो कराची के मेयर को चाहिए कि अवाम अगर अपने पार्क्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ना बनाएं। अमीर लोग और अच्छे बड़े घरों में रहने वाले, डीएचए में रहने वाले, क्लिफ्टन में रहने वाले, ये ज़्यादा पैसा पे करके उन पैडल कोर्ट्स पे भी जा सकते हैं जो प्राइवेट एंटिटी हो या प्राइवेट लैंड पे बनाया गया हो। तो खुदा का खौफ करें और आवाम के लिए पार्क्स के दरवाजे ना बंद करें। अब तक इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।